Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, जो हिंदू राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था 21वीं शताब्दी के शुरुआत तक, आज की स्थिति ये है कि यहाँ राजशाही यानी मोनार्की और हिंदू राष्ट्र दोबारा से बहाल किए जाने के लिए भयानक आंदोलन चल रहा है। क्या वाकई नेपाल में मोनार्की वापस आ सकती है, राजशाही वापस आ सकती है? क्या है इसके पीछे के कारण, किस तरह का ये आंदोलन है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। प्रो मोनार्की स्टिल रॉक्स काठमांडू, नेपाल की राजधानी। प्रोटेस्टर्स डिमांड नेपाल टू बी डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस देखे जा रहे हैं, जहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो सदियों पुरानी जो राजशाही है इस राष्ट्र की, उसको वापस से रिस्टोर किया जाए और फिर से नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। मैं यहाँ आपको बता दूं कि 200 से ज़्यादा सालों तक नेपाल में मोनार्की रही है, राजशाही रही है। राजे महाराजे हुआ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, ठीक है। उसके बाद अंटिल रिसेंटली 21वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पर नया संविधान आया, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर शुरू हुआ गवर्नमेंट का, ठीक है। अब इस प्रोटेस्ट में कम से कम 30 लोग, जिसमें 5 पुलिस वाले भी थे, वो इंजर हुए हैं जब नेपलीज राइट पुलिस ने बैटन्स और टीयर गैसेस यूज किए ताकि प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स किया जाए। और जो प्रोटेस्टर्स हैं 2 अलग अलग ग्रुप से आते हैं जो एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। खैर, हम इस प्रोटेस्ट के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इन ग्रुप्स के बारे में भी नहीं डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे नेपाल में ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्या प्रोटेस्टर्स की मांग है, वो क्या चाहते हैं, उसके कारण क्या हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। चलिए शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा, तो भी आप यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा मेरा कोड है NDLive10। आप इस कोड का इस्तेमाल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट एक्चुअली आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड मेंटोर यू, गाइड यू। चलिए, अनअकैडमी का एक सेंटर बहुत जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है। यहाँ से अपनी IAS की जर्नी आप शुरू कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। एडमिशंस ओपन है यहाँ पर फॉर GS फाउंडेशन बैच 25-26। बैचेस यहाँ पर 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। एनरोलमेंट आपको करना है बिफोर 30 नवंबर। अगर आप एनरोल करते हैं 30 नवंबर से पहले, तो अगर आप पहले 100 स्टूडेंट्स में हैं तो आपको 40% यहाँ डिस्काउंट भी मिलेगा आपकी फीस में। आप जा सकते हैं और सेंटर पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस फोन नंबर पर भी बात कर सकते हैं अपने डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। इसके अलावा हमारे जो दिल्ली सेंटर्स हैं, ऑफलाइन सेंटर्स, विच इज़ करोलबाग सेंटर एंड मुखर्जी नगर सेंटर, यहाँ पर जाकर भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप दिल्ली आसपास के रीजन में रहते हैं तो। विद माई कोड NDLive10 अगर आप 30 नवंबर से पहले एनरोल करते हैं तो आपको 35% तक का कोर्स फी में डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड NDLive10 गाइज। ये फाउंडेशन बैच 25-26 के लिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं, बैचेस भी 30 नवंबर से शुरू हो जाएंगे ना। नेपाल के जो आखिरी राजा थे ज्ञानेंद्र, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया था 2006 में, और 2 साल बाद नेपाल एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र घोषित कर दिया गया था, बन गया था। और मोनार्की को, राजशाही को यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया था एज अ पार्ट ऑफ डील। एक डील हुई थी जिसने एंड कर दिया था एक डेकेड लॉन्ग माओइस्ट इंसर्जेंसी। यहाँ पर माओवादियों का एक पूरा संघर्ष चला है बहुत लंबे समय तक, मतलब 10 साल तक ये इंसर्जेंसी यहाँ पर रही, जिस इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए मोनार्की को अबॉलिश किया गया, क्योंकि यही डील थी माओवादियों से, और नेपाल को एक लोकतंत्र घोषित कर दिया गया 2008 में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 10,000 प्रोटेस्टर्स ने स्ट्रीट्स पर जाकर ये प्रोटेस्ट किया है, ये आंदोलन किया है, ये नेशनल फ्लैग वेव कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनके जो फॉर्मर किंग हैं उनकी वापसी हो जाए, मतलब वापस से नेपाल में राजशाही की घोषणा कर दी जाए, वापस से नेपाल जो है राजशाही बन जाए, मोनार्की बन जाए। अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें दोस्तों, तो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं एक बिजनेसमैन दुर्गा प्रसाद।
जो डिमांड कर रहे हैं कि जो फिलहाल कोलिशन गवर्नमेंट है नेपाल में, जिसको हेड कर रहे हैं माओवादी प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंडा के नाम से भी जाना जाता है, वो स्टेप डाउन कर दें। अब ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, पूरा जो आंदोलन चल रहा है, ये पार्ट है सिटीजन्स कैंपेन का, जिसको दुर्गा प्रसाद लीड कर रहे हैं। और दुर्गा प्रसाद मैं आपको बता दूं कि मेंबर हैं केपी ओली, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ऑपोजिशन में हैं, लेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPN UML। ठीक है, ये इसका हिस्सा है। तो मतलब ऑपोजिशन की तरफ से भी यहाँ पर ये पूरा प्रोटेस्ट जो है उसको सपोर्ट समर्थन पूरा मिल रहा है ना। प्रसाद क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो नेपाल है उसका जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 2015 में अडॉप्ट किया गया था, जो प्रेजेंट संविधान है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए 1990 के संविधान से, जो प्रोमलगेट किया गया था किंग, जो राजा बीरेंद्र थे, उनके द्वारा। तो मतलब 2015 वाले संविधान को वापस से 1990 वाले संविधान से रिप्लेस कर दिया जाए, ये इनकी डिमांड है। तो बेसिकली दोबारा से नेपाल को राजशाही बनाने की ये मांग कर रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने की मांग कर रहे हैं। तो जो 1990 का जो संविधान था, अगर उसके बारे में बात करें, इसको रिपील किया गया था। 1990 के संविधान को पहले रिपील किया गया 2007 में, और उसके बाद अल्टीमेटली इसको रिप्लेस कर दिया गया था 2015 में एक नए संविधान से, जिसने नेपाल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से इलेक्टेड पार्लियामेंट वाला देश या डेमोक्रेसी या लोकतंत्र बना दिया था, जहां पर ह्यूमन और पॉलिटिकल राइट्स को इंश्राइन किया गया था संविधान में। ठीक है, अभी जो मोमेंटम है इस पूरे मूवमेंट का, ये बहुत हफ्तों से इसने काफी ज्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों की नजरों में आ गया है। पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है, इससे बड़ा सरप्राइज में आ गए हैं सब लोग। एकदम से बहुत बढ़ चढ़कर ये मूवमेंट सामने आ गया है। और ये जो मूवमेंट है अप्रसायन का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी थ्रेट भी बन गया है सरकार के लिए और करंट पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए। मतलब जो प्रचंडा की सरकार है उसके लिए, जो फिलहाल स्थिति है नेपाल में, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बनकर उभर कर आया। अगर हम कारणों की बात करें कि मूवमेंट इतना ज्यादा, इसको मोमेंटम क्यों मिल रहा है, इतना ज्यादा चर्चाओं में कैसे बन गया है ये, तो इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि नेपाल की जो जनता है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिलीवर ही नहीं कर पाई हैं कुछ भी, वो फेल हो गई हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी हो, यानी चाहे वो प्रचंडा की पार्टी हो या वो केपी ओली की पार्टी हो, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है वो उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। तो लोग गुस्से में हैं, लोग चाहते हैं वापस से वही स्थिति आ जाए जैसी पहले थी। इसके अलावा लोगों को ये भी गुस्सा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पहले तो करप्ट हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो सत्ता के भूखे माने जा रहे हैं, बिल्कुल भी अनैतिक हैं और बिल्कुल जनता के लिए काम ही नहीं करना चाहते। ये इनकी इमेज है यहाँ पर। दूसरा, नेपाल में बहुत ज्यादा इस समय अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, वो बढ़ती जा रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा भयानक हालत में है, मतलब पूरा देश की जो इकोनॉमी है वो त्रस्त है फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते। पुअर गवर्नेंस की वजह से लोगों में गुस्सा है अगेंस्ट द सिस्टम। तो गुस्से में है बहुत ज्यादा लोग इन सब कारणों से, मतलब जो चीजें प्रॉमिस की गई हैं वो किया नहीं किया है। चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो देश की, वो नहीं सुधर रही है, चाहे वो प्रॉपर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काठमांडू वैली के बाहर कई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, पुअर हेल्थ केयर है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है लोगों के लिए, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क जो है वो पूरा रूडिमेंट्री है, वो डिसफंक्शनल है पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं इन सब हालातों के चलते जितने भी साल का समय दिया गया नेपाल में कि राजनीति को डेमोक्रेटिक स्तर पर काम करने के लिए, उसमें वो विफल हो गए, जिसके चलते जो लोग हैं उनका भरोसा जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से उठ गया है। तो वो खुद चाहते हैं कि इसमें बदलाव आए। तीसरा प्रमुख कारण ये है कि लाखों लोग जो हैं देश के, उन्हें मतलब दे आर बीन रॉब्ड ऑफ देयर हार्ड अर्न्ड सेविंग्स। उनके पैसों से उनको हाथ धोना पड़ा है, उनकी मेहनत की कमाई से उनको हाथ धोना पड़ा है कोऑपरेटिव्स और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के द्वारा, जिनके पेट्रन्स कौन है? यही पावरफुल पॉलिटिशियंस। तो इनके चलते लोगों का मेहनत की कमाई जो है वो डूब गई है, जिससे अगेन गुस्सा और ज्यादा जनरेट हुआ है लोगों के बीच में। तो बेसिकली गुस्सा है और अलग अलग कारणों से गुस्सा है। बेसिकली गुस्सा है फेलियर ऑफ द सिस्टम को लेकर,
गुस्सा है पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी के तहत जो चीजें डिलीवर करनी चाहिए वो डिलीवर ना होने का गुस्सा है, उसका फेलियर का गुस्सा है। लोगों के हितों में काम नहीं हो रहा उसका गुस्सा है। देश की जो लचर व्यवस्था है आर्थिक या सामाजिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसका गुस्सा है। इसके अलावा चौथा कारण क्या है कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और वो अपनी जो स्थिति है, जो आने वाला फ्यूचर है, उसको वो अंधेरे में देख रहे हैं, अंधकार में देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये बिलीफ वापस लौट रहा है कि नेपाल के लिए संवैधानिक राजशाही ही सबसे बेहतर तरीका है सरकार चलाने का। इसके अलावा क्योंकि राष्ट्र में, नेपाल में बहुत ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, तो उनको वो कहीं ना कहीं जो राजा हैं उनको भगवान विष्णु का एम्बॉडीमेंट मानते हैं, उसका अवतार मानते हैं। तो वो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। इसी वजह से वो इस बिलीफ के अराउंड वियर कर रहे हैं कि किंग ज्ञानेंद्र को ओवरथ्रो करना, उनको हटाना 2008 में बिल्कुल अनसेरेमोनियस जिस तरीके से उनको हटाया गया, ये देश के लिए गलत हुआ है। ऐसे नहीं किया जाना चाहिए था, जिसके बाद से चीजें गलत होती जा रही हैं राष्ट्र में सॉरी ना। इसके अलावा जो गुस्सा है बहुत ज्यादा हिंदुओं में, स्पेशली हिंदुओं में, वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि 2007 के बाद से नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कन्वर्ट किया जा रहा है, सेक्युलरिज्म आ रहा है। अब सेक्युलरिज्म क्यों ऐसा लग रहा है कि ये गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू राष्ट्र का स्टेटस है, जैसे ही ये बदला, जैसे ही इसको सेक्युलर राष्ट्र घोषित किया गया, सेक्युलर बनाने के प्रयास किए गए, वैसे ही क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो लोग हैं उनका आना शुरू हो गया देश में, और उन्होंने देश की गरीबी, देश की जो गरीब जनता है उसका फायदा उठाया है, जिसके चलते बहुत सारे गरीब हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कन्वर्ट किया है, लालच देकर उनको मैनिपुलेट किया है। तो ये भी बिलीफ सिस्टम है, ये भी मानना है वहां पर। और इसी वजह से ये जो आंदोलनकारी हैं, जो जनता है, जिनको इतना गुस्सा है, वो चाहते हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए, सेक्युलर राष्ट्र नहीं चाहिए इनको। यहाँ पर इनकी क्लियर डिमांड है। इस वजह से ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, जो पूरा का पूरा आंदोलन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है, इसकी सुनवाई हो रही है। अभी हाल ही में न्यूज़ पढ़ रही थी जहाँ पर ये भी कहा गया है कि शायद इसमें कहीं ना कहीं कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी रोल है। क्या है वो एग्जैक्टली मैंने नहीं पढ़ा पूरा, लेकिन ये भी निकल कर आ रहा है। अगर नेपाल के बैकग्राउंड की हम बात करें तो नेपाल लगभग 239 सालों तक राजशाही राष्ट्र रहा है, अंटिल 2008, जब एक स्पेशली इलेक्टेड असेंबली ने अबॉलिश कर दिया था सिस्टम ऑफ मोनार्कियल स्टेट वाला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको, ताकि जो माओइस्ट इंसर्जेंसी थी नेपाल में उसको खत्म किया जा सके, जो माओवादी पूरा आंदोलन चल रहा था उसको खत्म किया जा सके। और इस आंदोलन में 1996 से लेके 2006 के बीच में 17,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके बाद ही नेपाल एक रिपब्लिक या फेडरल रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ। लेकिन इतने पूरे ड्यूरेशन में 2008 के बाद से 2023 तक यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अभी भी ऐसी की ऐसी ही है। और ये एक बहुत भयानक सपने जैसा है नेपाल के, जहाँ 10 से ज़्यादा बार सरकारें बदली जा चुकी हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक के दरकिनार किया हुआ है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, जिसके चलते मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, जिसके चलते लाखों लोग, लाखों यंग जो जनरेशन है, जो लाखों नई जनरेशन है, यंग लोग हैं, वो काम ढूंढ रहे हैं बाहर देशों में जाके, चाहे वो मलेशिया हो, साउथ कोरिया हो या मिडल ईस्ट। इतनी बुरी स्थिति में है। तो आज की स्थिति ये है, जिसके चलते अब ये डिमांड कर रहे हैं कि वापस से राजशाही में कन्वर्ट कर देना चाहिए, वापस से संवैधानिक जो राजशाही थी वही स्टैब्लिश की जानी चाहिए नेपाल में, और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। दिस इज द डिमांड। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये डिमांड जायज़ है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications for our latest updates.
ND Live 10 मेरा कोड है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो ये कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट मुझे पता लग जाए मेरे कितने पुराने जो लर्नर्स हैं वो अभी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और जो नए आए हैं आप भी लिख दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि नए लोग कितने। So that will be all from my side. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.